राम राम भाई लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, उसका सभी एमसीक्यू जो होता है सबका बहुत कम टाइम में लगाएंगे। और यहाँ तक कि कई ऑप्शन ऐसे होंगे जिसको हम लोग ऑप्शन से लगा देंगे। अगर नहीं पता होगा ना तो उसके बारे में मैं बताऊँगा और वो कैसे आप लगा सकते हैं ऑप्शन से। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से भी लगाएंगे, कोशिश करेंगे। और फिर पहले आप लोग एक बार देखिएगा पढ़ के, आप लोग कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कैसे ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? सक्रिय, निरापद, अक्रिय, विस्फोटक। तो ये क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, अक्रिय होते हैं। अक्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पे सूक्ष्म जीवों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कह रहा है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है कागज, सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, ये सभी हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है? जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जा सके। अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं? जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जा सके, मतलब जो सड़ गल जाए वो होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जो कभी ना सड़े ना गले वो होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, अभी बताया गया है कि जो कभी ना सड़े गले वही क्या होता है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे ये डीडीटी हो गया, एक प्रकार का रसायन है कीटनाशक, और ये प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। पर्यावरण को दूषित करते हैं, पर्यावरण को क्या क्या दूषित करता है? मिट्टी के बर्तन, डीडीटी, सूती कपड़ा, कागज। तो इसमें अगर देखेंगे मिट्टी का बर्तन फूट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सूती कपड़ा सड़ जाएगा, और कागज़ भी सड़ के, मतलब अगर मान लेते हैं ख़राब हो गया तो फिर से दूसरा नया कागज़ भी बनता है। और लेकिन डीडीटी हमारे लिए क्या करता है? पर्यावरण को दूषित करता है। आगे, कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित है। तो वन, तालाब, झील, बगीचा। आदमी लोग ही बगीचा लगाते हैं, तो कृत्रिम जो आदमी लगाता है, जो बनाता है, वो क्या है? कृत्रिम परितंत्र। मतलब बगीचे में जो पेड़ है वो तो आदमी मतलब नहीं बनाता है, लेकिन जो बगीचा है पेड़ लगा लगा के एक परितंत्र तैयार करता है, तो वो आदमी ही तैयार करता है। लेकिन तालाब अपने आप तैयार होता है, झील, वन, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का अजैव घटक नहीं है? मतलब जो जीवित नहीं होता है वो अजैव घटक है। तो कौन सा अजैव घटक है? अजैव घटक नहीं है, मतलब जो जैव हो। तो वायु, ताप, वर्षा, ये सब क्या है? अजैव हैं। पौधे क्या हैं? जीवित होता है तो वो क्या है? जैव है। निम्नलिखित में से कौन अजैव कारकों के उदाहरण हैं? अजैव, अजैव मतलब क्या हो जाएगा? जो जैव नहीं है, या फिर जैसे जो एग्जाम्पल में लिखाया गया है ताप, वर्षा, मिट्टी, ये सब क्या है? अजैव ही हैं। पेड़ पौधा होता तो वो सब हमारे क्या होते हैं? जैव होते हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सभी पे मारना होता है, लेकिन सही ये है, इसीलिए मतलब मैंने सब पे टिक कर दिया है। मैं इस सबको हटा देता हूँ, ये सभी सही हैं। ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे घटक हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में टिक लगाया गया है। अजैव कारक क्या थे? ताप, वर्षा, मिट्टी, ये सब क्या है? अजैव हैं। आगे जस्ट क्वेश्चन में आ गया तुरंत कि ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक हैं? तो कैसे कारक होंगे? अजैव कारक होंगे। वन, तालाब, झील किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो वन, तालाब, झील, अगर देखिए इसमें ऑप्शन पे आ जाए, अगर मान लेते हैं ज़रा सा किसी कन्फ्यूजन रहे, तो क्या ये उत्पादक हैं? वन, तालाब, झील क्या उत्पादक हैं? नहीं हैं। क्या अपघटक हैं? नहीं हैं। क्या ये उपभोक्ता हैं? नहीं हैं। उत्पादक क्या होता है? जो स्वयं अपना भोजन बनाता है। उपभोक्ता जो दूसरे पे निर्भर करता है। अपघटक जो उपभोक्ता को बाद में लास्ट में सड़ा गला के ख़त्म कर दे। तो ये इसमें से कुछ भी नहीं है, तो बचा क्या? परितंत्र ही। तो वन, तालाब और झील क्या होंगे? परितंत्र। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता,
उत्प्रेरक या अपघटक क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? तो स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हमारा जो आता है, पहले उत्पादक आता है जो चीज़, थोड़ा सा पतला कर देते हैं। चलिए, जो हम लोग पढ़ते हैं उत्पादक, क्या उत्पादक के बाद क्या आते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उत्पादक आता है, उसके बाद क्या आता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी क्या? प्राथमिक श्रेणी, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तीनों आते हैं। तो इसमें जो उत्पादक होता है, जब पोषी स्तर में लेते हैं तो ये प्रथम पोषी स्तर होता है। उत्पादक होता है प्रथम पोषी स्तर। उपभोक्ता में जब आते हैं प्रथम पोषी स्तर को प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर बोलते हैं। पोषी स्तर में जब जाते हैं तो यही क्या हो जाता है? द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर, ये प्रथम पोषी स्तर और ये द्वितीय पोषी स्तर। और तृतीय उपभोक्ता को क्या बोलेंगे? द्वितीय उपभोक्ता को क्या बोलेंगे? तृतीय पोषी स्तर। तृतीय पोषी स्तर। पोषी में मूर्धन्य सा रहेगा, पोषी स्तर। और तृतीय उपभोक्ता को क्या बोलेंगे? तृतीय उपभोक्ता को क्या बोलेंगे? चतुर्थ पोषी स्तर। तो जैसे देखिए, उत्पादक होगा प्रथम पोषी स्तर और प्रथम उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर, तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर। तो इसमें पूछा है स्वपोषी। उत्पादक ही स्वपोषी होते हैं। जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी। तो जो स्वपोषी होते हैं वो उत्पादक है। और उत्पादक कौन सा पोषी स्तर होगा? पोषी स्तर में जाएंगे तो प्रथम श्रेणी का पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका प्रथम। और भी अगर जानना चाहें तो ठीक है, चलते हैं आगे। उत्पादकों के स्तर पर जीवों की संख्या कैसी होती है? तो उत्पादक अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या होता है? उत्पादक ही होता है।
कहीं भी अगर मतलब जब पिरामिड बनाते हैं तो नीचे जब पिरामिड बनाते हैं तो उसमें क्या आता है, नीचे उत्पादक होता है, सबसे नीचे क्या होता है, उत्पादक। तो सब किसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, उत्पादक की। तो सबसे ज़्यादा हो गया, उत्पादक की संख्या कैसे होगी, सबसे अधिक होगी। जैव घटक और अजैव घटक किससे संबंधित हैं? तो जैव घटक और अजैव घटक मतलब जो जीवित और अजीवित हैं वो किस में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन कैसा है, अम्लीय वर्षा, इसमें नहीं पढ़ते हैं। अवांछित तत्व तो नहीं। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई जीव और जो निर्जीव किस प्रकार आपस में संबंध रखते हो, उसमें पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी एक प्रकार का विज्ञान है, तो ये भी नहीं होगा। पर्यावरण में क्या होता है, सभी जैव और अजैव पदार्थ आते हैं। कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? उद्यान, बाग अगर देखा जाए तो मानव निर्मित है, खेती मानव निर्मित, एक्वेरियम मानव निर्मित, वन जो है प्राकृतिक है। कौन सा जीव शाकाहारी है? सांप मेढक खाता है, शाकाहारी नहीं है। जू खून पीता है सर में रह के, और भी ऐसे। खटमल ये भी शाकाहारी नहीं है। टिड्डा शाकाहारी है। निम्न में से कौन परितंत्र का जैव घटक है? तो वायु अजैव है, ताप अजैव है, वर्षा अजैव है, सूक्ष्मजीव जैविक घटक है। निम्न में से कौन सा परितंत्र का जैव घटक है? ताप अजैव है, वर्षा अजैव है, खनिज अजैव, पौधे जैव घटक हैं। किसी परितंत्र में भोजन तथा ऊर्जा का प्रवाह कौन प्रदर्शित करता है? भोजन तथा ऊर्जा का प्रवाह कौन प्रदर्शित करता है? तो आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो सभी जीव डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधे पे ही निर्भर करते हैं। और पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? घास, बकरी, मानव, ये सभी। हाँ, तो खाद्य श्रृंखला में घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, तो ये खाद्य श्रृंखला बन गया। तो तीनों ही मिलके खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह कितने मार्गीय होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय होता है, एक मार्गीय। जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई है। जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई है तो क्या है? परितंत्र। परितंत्र में अगर देखेंगे, परितंत्र जो हमारा बना होता है किससे बना होता है? जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बना होता है। तो जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी? परितंत्र हो जाएगी। पोषीय स्तर में प्रथम पद सदा होता है शाकाहारी। पोषीय स्तर पादप, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। तो पोषीय स्तर में प्रथम पद जो होगा वो क्या होता है? पादप होता है, पादप। शाकाहारी प्राणी किस पोषीय स्तर पर रखे जाते हैं? तो जो प्रथम पे आएगा पादप और उसके बाद आएंगे शाकाहारी। तो शाकाहारी वाले जो होते हैं किस पोषीय स्तर पर रहेंगे? द्वितीय पोषीय स्तर पे। मांसाहारियों को किस पोषीय स्तर पर रखा गया है? तो मांसाहारी को किस पे रखा जाएगा? तृतीय। प्रथम पे है पादप, द्वितीय पे है शाकाहारी, तृतीय पे है मांसाहारी। अपमार्जकों द्वारा अपघटन किया जाता है। गाय का गोबर, पौधे के गले सड़े भाग, फल सब्जी के छिलके, ये सभी। तो सभी को अपमार्जक द्वारा अपघटन किया जा सकता है। इनमें से कौन सा समूह एक भोजन श्रृंखला बनाते हैं? भोजन श्रृंखला मतलब चाहे आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, चाहे भोजन श्रृंखला, बात एक ही होता है। तो क्या बनाता है? घास, गेहूँ, आम, तो ये सब तो भोजन ही सिर्फ हैं। घास, मछली, बकरी भोजन ही है। बकरी, गाय, हाथी ये नहीं। ये घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। तो ये हमारा आहार श्रृंखला बनाता है। कौन सा प्राणी मांसाहारी है? गाय, बकरी, मेढक, हिरण। तो मेढक जो है वो क्या है? मांसाहारी है। किसी हरे पौधे को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना % भाग
ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो हरे पौधे होते हैं सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का सिर्फ 1%, 1 से 2% ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1%। प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदल पाते हैं? तो 10%। जब सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है तो पौधे जो हैं सिर्फ 1% ऊर्जा को ही भोजन में बदल पाते हैं, लेकिन उसके बाद जब उपभोक्ता आ जाते हैं तो सभी उपभोक्ता से लिंडमान ने 10% का नियम दिया था। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में जाएगा तो 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होगा, फिर आगे जाएगा तो वो 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होता है। तो इसका हो जाएगा कितना? 10%। कौन से पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? चौथे पोषी स्तर के बाद लगभग ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है। 10% 10% घटते 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 सबका 10% लगभग चौथे पोषी स्तर तक पहुँचते पहुँचते नगण्य हो जाती है। लगभग में मतलब वो समाप्त हो चुका रहता है। सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होता है? तो सबसे अधिक, जैसे जब कोई भी रसायन खेत में छिड़का जाता है तो पहले खेत में पेड़ पौधे लेंगे, पेड़ पौधे के बाद उसको कोई जानवर खाया उसके अंदर जाएगा। जैसे उसको जैव आवर्धन बोलते हैं कि जरा रसायन को इकट्ठा संचित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे अधिक से अधिक उसमें क्या होता है, जैसे ऊर्जा तो 10%, कोई चीज़ अच्छी चीज़ खाएं तो ऊर्जा जो होता है 10% ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो रसायन जो है हानिकारक रसायन है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। जैसे पेड़ खाया, पेड़ में गया तो पेड़ में जो होता है जितना ऊर्जा रहेगा, मतलब रसायन जो रहेगा, हानिकारक रसायन रहेगा, उससे ज़्यादा किस में होगा? जो बकरी खाएगी या फिर कोई भी जानवर खाया उसको, फिर उस बकरी या फिर उस जानवर को आदमी खाया तो उसमें और भी ज़्यादा हानिकारक रसायन संचित होगा। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? मानव में हो जाएगा। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में कितने % ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो पोषी स्तर में जब होता है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है तो कितना होता है? 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं, आहार श्रृंखला जो होता है कौन किसको खाता है ये आहार श्रृंखला बताता है। जब कई आहार श्रृंखला एक साथ जुड़ जाता है तो खाद्य जाल बन जाता है, या फिर उसी को आहार जाल कहते हैं, आहार जाल बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ जैसे कौन किसको खाएगा ये आहार श्रृंखला बताएगा, और जब कई आहार श्रृंखला एक साथ जुड़ जाएंगे तो खाद्य जाल बन जाएंगे। जैसे बना के बताएं, चलिए अभी आप इसी से याद कर लीजिए, जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं बना के दिखाऊंगा। तो आहार श्रृंखला के जाल का क्या बताता है? तो आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? खाद्य जाल। आहार श्रृंखला था और जब कई आहार श्रृंखला एक साथ मिल जाते हैं तो खाद्य जाल बन जाते हैं। यहाँ पे है, आगे है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है किसमें होता है? रेफ्रिजरेटर में। कचरे का अपघटन करते हैं कौन? जीवाणु, कवक, खुम्ब। तो ये सभी कचरे का अपघटन करेंगे जीवाणु, कवक और खुम्ब, ये सभी मिलके कचरे का अपघटन करते हैं। परावैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती हैं। परावैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती हैं। ये कहीं क्वेश्चन में कुछ छूटा है, ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। किस रूप में विघटित कर देती हैं? तो ऑक्सीजन रूप में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परावैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? तो किस प्रकार के? गुर्दे का नहीं, मस्तिष्क, फेफड़े, इन सब का नहीं, त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। डीडीटी की अधिकतम सांद्रता किस में होगी? तो अधिकतम सांद्रता किस में होगी? गिद्ध में। क्यों? क्योंकि पहले डीडीटी पेड़ पौधों में छिड़का जाएगा, उसको मान लेते हैं कोई जानवर खाया, फिर उस जानवर को गिद्ध खाया, तो पहले पेड़ पौधे में थी, उससे फिर किस में गया? गिद्ध में गया, जानवर में गया, उसके बाद फिर किस में जाएगा? गिद्ध में जाएगा। तो जो सबसे लास्ट में खाता है उसमें ज़्यादा हानिकारक रसायन जाते हैं, तो गिद्ध में सबसे ज़्यादा जाएगा। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर, 16 दिसंबर। सब में 16-16 है।
तो किस में मनाया जाएगा, मतलब आंसर तो 16 सितंबर है, लेकिन मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ कैसे। ओजोन है, फिर संरक्षण है, 7 से संरक्षण है, 7 से सितंबर है। ओजोन संरक्षण कब मनाया जाएगा, सितंबर में। सब में 16-16 है, बस क्या करना है, सितंबर। फरवरी, अप्रैल, दिसंबर, 7 से सिर्फ क्या है, सितंबर है, तो वही आंसर हो जाएगा। CFCs जैसे रसायन कौन सी परत के ह्रास के कारण हैं। तो CFC किसके, ओजोन के परत के ह्रास के कारण है कौन, CFC गैस। CFC गैस के कारण ओजोन परत का ह्रास होता रहता है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं में कौन सी गैस बनती है। तो ये कौन बनती है, ओजोन। ऑक्सीजन के अणुओं से क्या बनती है, ओजोन। चलिए, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत से संबंधित क्वेश्चन, विद्युत का MCQ कराएंगे।